अगर आपने कभी ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश की है तो चांसेस है कि आप जरूर से फेल हुए होंगे, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपके पास सही स्ट्रेटेजीज और टूल्स नहीं थे, इसलिए आप फेल हुए। आज मैं बताने वाला हूँ 8.5 सिंपल एंड प्रूवन स्ट्रेटेजीज जिससे आप ज्यादा पैसा सेव कर सकते हो। फर्स्ट स्ट्रेटेजी है समोसा रूल, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हम पैसा बचाना स्टार्ट करते हैं तब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि पर्सनल फाइनेंस ही बहुत कंफ्यूजिंग है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तब मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या करूं, तो मैंने एक सिंपल सा रूल बनाया, समोसा रूल। उसमें कुछ नहीं करना है। जब भी मैं कुछ चीज खरीदने जाता हूं तो सोचता हूं कि इतने पैसे में मैं कितने समोसे खा सकता हूँ। जैसे कि एक कैंडल स्टिक लेनी है जो 100 रुपए की है और एक समोसा 20 रुपए का है, तो एक कैंडल स्टिक परचेज कर सकता हूँ या तो फिर मैं 5 समोसे खा सकता हूँ। अभी मुझे चूज करना है कि कौन सा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल सा रिफ्रेमिंग आपको ये डिसाइड करने में बहुत हेल्प करेगा कि कौन सी चीज लेने के लिए वर्थ है और कौन सी नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ समोसा ही यूज करना है। आपको पिज्जा पसंद है, आपको पानी पूरी पसंद है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। नंबर 2 इज द एब्सोल्यूट प्राइस रूल। जब मेरे पास पैसा कम था और मैं कुछ खरीदने जाता था तो हमेशा मैं चीप चीजें खरीदता था क्योंकि मैं सोचता था कि मैं इससे पैसा बचा रहा हूँ। जैसे कि एक 1500 की शर्ट है जो 400 में भी अवेलेबल है, तो मैं 1500 उसके ऊपर खर्चा क्यों करूँ। लेकिन होता ऐसा है कि वो जो 400 की शर्ट है वो थोड़े महीने के बाद, 6 महीने के बाद फट जाती है, टूट जाती है और जो पैसा है वो भी बर्बाद होता है। तभी मुझे समझ में आया कि जो एब्सोल्यूट प्राइस है वो देख के चीजें खरीदना एक गलत डिसीजन है, क्योंकि उसमें जो इसका रिपेयर का टाइम है, कॉस्ट है, वो इंक्लूड नहीं होता है। उसमें रिप्लेसमेंट का भी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कॉस्ट पर यूज के बेसिस पे कुछ खरीदता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि 1500 की शर्ट है और उसका मटेरियल अच्छा है और बार बार धोने के बाद भी वो बिगड़ने नहीं वाला है, और 400 की शर्ट का जो मटेरियल है वो इतना अच्छा नहीं है, सो आई विल गो फॉर अ शर्ट ऑफ 1500 रुपीज। इससे क्या होता है कि जो बार बार मेरा यूज करने का उसका जो कॉस्ट ऑफ पर यूज है वो बहुत कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो मुझे और ज्यादा सस्ती पड़ने वाली है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर सस्ता खरीदोगे तो बार बार खरीदोगे। थर्ड स्ट्रेटेजी है सेविंग्स चैलेंज एक्सेप्ट करना। मेरे लिए सबसे इम्पैक्टफुल चीज जो रही है जिसने मुझे सेविंग्स करने में बहुत हेल्प किया है वो है सेविंग्स चैलेंज। अगर सच में बताऊं तो सेविंग्स करना एक बहुत ही बड़ा बैटल सा लगता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमेशा चेंज को रेजिस्ट करता है। पावर ऑफ हैबिट बुक में भी ये बताया गया है कि अगर आपको सही में अच्छे से सेविंग्स करना है तो आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो लूप को आपको ब्रेक करना होगा, और इसके लिए सबसे बढ़िया रहता है सेविंग्स चैलेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि आपको इसमें एक कम्युनिटी मिलती है, एक रोड मैप भी मिलता है और इसके साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी भी आती है। इससे आप कंसिस्टेंसी से और अच्छी तरीके से सेविंग्स कर सकते हो। आप भी ये चैलेंज का पार्ट बन सकते हो। जस्ट कमेंट करो मनी चैलेंज और मैं आपके साथ एक कम्युनिटी शेयर करूंगा जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। फोर्थ पॉइंट है 036 का रूल। ये एक ऐसा रूल है जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, ऑलरेडी अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हो, या फिर आप अपनी लोन को भरपाई कर रहे हो, आपको ये रूल को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। एक और रूल भी है द इमरजेंसी फंड रूल। इसमें आपने शायद सुना भी होगा कि 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस को आपको सेव करके रखना है एज अ इमरजेंसी फंड, लेकिन इसको और अच्छे से पर्सनलाइज करना है आपके खुद के लिए। तो ये जो 036 वाला रूल है बहुत ही हेल्पफुल है। स्टेप नंबर 1 है कि आपको बेसलाइन एक 3 महीने का एक्सपेंसेस सेव करना ही करना है। स्टेप नंबर 2 इज इफ यू हैव किड्स या डिपेंडेंट्स तो आपको और 0 से 3 मंथ्स ऐड करना है, और आपके डिपेंडेंट्स नहीं है तो उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3 है आप अपनी जॉब और इंडस्ट्री को देखो। अगर आपको आसानी से जॉब मिल रहा है तो आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी जॉब चली गई और जॉब मिलने में और ज्यादा टाइम लगता है तो ऐसी जॉब और इंडस्ट्री के लिए आपको 0 से 3 मंथ और भी ऐड करना है। स्टेप नंबर 4 है अगर आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है तो आपको इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपको 0 से 3 मंथ इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी सिचुएशन में मुझे बेसलाइन 3 मंथ का सेविंग्स तो करना ही है। आई हैव पेरेंट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन मी, तो उसमें मैं 2 मंथ और भी मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। मेरी इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें सैलरी भी स्टेबल है, ग्रोथ भी स्टेबल है और जॉब सिक्योरिटी भी थोड़ी बहुत है, तो उसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। फोर्थ स्टेप है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। बिकॉज माई वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो टोटल मुझे 5 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस को सेव करके कहीं पे रखना चाहिए। बेसिकली ये रूल आपको पर्सनलाइज करके देगा कि आपको इमरजेंसी फंड कितना रखना है। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आपको ज्यादा इमरजेंसी फंड रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन
इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो आपको और ज्यादा भी इसके लिए प्लान करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो मैंने लिया है थॉमस स्टैनली की बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। ये इसको ज्यादा मैं हाइप नहीं करना चाहता, लेकिन ये रूल ने मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया है, एक रोड मैप दिया है कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू पर्सनल फाइनेंस। क्योंकि ये बुक ने मुझे दिखाया कि वेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं कहाँ पे लाई करता हूँ। इसमें 3 कैटेगरी के बारे में बात किया है, UAW, AAW, PAW। ये कैटेगरी के बारे में आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जब मुझे पता चला कि वेल्थ ट्रायंगल के हिसाब से मैं UAW मतलब कि अंडर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की कैटेगरी में आता हूं, तो मुझे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिला कि मुझे और अच्छे से काम करना चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो बेसिकली ये रूल काम कैसे करता है, आप अपनी एज का नंबर लो और उसको मल्टीप्लाई करो अपनी प्री टैक्स जो भी एनुअल इनकम है उससे, और फिर उसको डिवाइड कर लो 10 से, और फिर जो एक नंबर मिलेगा वो रहेगा आपका नेटवर्थ का टारगेट। मान लो कि आपकी एज 30 इयर्स की है और आप सालाना 12 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू 12 लैक्स तो आएगा 3 करोड़ 60 लैक्स। अभी उसको डिवाइड करते हैं 10 से तो एक नंबर आता है 36 लैक्स। मतलब कि ये जो आपकी नेटवर्थ है वो आइडियली 30 की एज में 36 लैक्स रुपीस होनी चाहिए। अगर आप अपनी एक्चुअल नेटवर्थ को ये नंबर से कंपेयर करते हो और अगर आप देखते हो कि आपकी एक्चुअल नेटवर्थ ये नंबर से हाफ या उससे भी कम है, मतलब कि 16 लाख या उससे भी कम है, तो आप UAW मतलब कि अंडर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कैटेगरी में आते हो। अगर आपकी एक्चुअल नेटवर्थ ये जो 36 लाख है उसके आसपास कहीं पे आती है तो आप आते हो AAW कैटेगरी, मतलब कि एवरेज एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। अगर आपकी एक्चुअल नेटवर्थ ये जो 36 है उससे डबल या उससे भी ज्यादा है, मतलब कि 72 लाख से ऊपर है, तो आप आते हो PAW कैटेगरी में। उसका मीनिंग है प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। अभी ये पॉइंट का मेन इंटेंशन ये नहीं है कि आपको बुरा फील कराना, ये पॉइंट का मेन इंटेंशन ये है कि आपको एक मोटिवेशन देना, आपको एक पाथ देना जो आप फॉलो कर सके। इससे आपकी जो हैबिट्स है, फाइनेंशियल हैबिट्स है, वो आप इंप्रूव कर सकते हो और आपकी जो नेटवर्थ है उसको इंक्रीज कर सकते हो। बस ये रूल का एक ही कैवेट है कि अगर आपकी एज 21 से कम है तो ये रूल आपके लिए लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका करियर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन इसमें नंबर्स डिराइव करके आप डेफिनेटली अपना मोटिवेशन बढ़ा सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और अपनी एक अच्छी सी जॉब ले सकते हो। अभी हम नंबर 6 पे आते हैं, जो है EPF रूल। ये रूल अगर आपकी नई जॉब है, फर्स्ट जॉब है, तो उसमें अप्लाई नहीं होता है। लेकिन आप जब सेकेंड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे नेगोशिएशंस कर रहे हो, तो जरूर से चेक करो कि आपका जो बेसिक सैलरी है वो टोटल CTC या टोटल सैलरी का कितना परसेंटेज है। आइडियली गवर्नमेंट के हिसाब से वो क्लोज टू 50% होना चाहिए, लेकिन काफी सारी जो छोटी कंपनीज है वो उसको फॉलो नहीं करती है, लेकिन इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हम ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 सिनेरियो लेते हैं, दोनों में आपका जो सैलरी है पर मंथ वो 80,000 रुपीज है, लेकिन एक केस में आपका जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 है और जो दूसरा केस है उसमें 20,000 रुपीज है। अभी एज पर द रूल 12% ऑफ द बेसिक सैलरी विल बी डिपॉजिटेड इनटू द EPF अकाउंट, मतलब कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अभी फर्स्ट केस में एज पर दिस कैलकुलेशन आपके EPF के अकाउंट में जमा होंगे 2400 रुपीज, जहां पे सेकंड केस में आपके अकाउंट में जमा होंगे 4800 रुपीज। अगर हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि आप जब रिटायर होंगे तब दोनों केसेस में आपको कितना पैसा मिलेगा, तो फर्स्ट केस में आपको ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपीज मिलेंगे और जो सेकंड केस है उसमें वो मिलेंगे 3.36 करोड़ रुपीज। जो अजम्पशंस है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, लेकिन बेसिक पॉइंट वो है कि जब आपका बेसिक सैलरी ज्यादा होता है तो आपको रिटायरमेंट फंड भी बहुत अच्छा मिलता है और वो टोटली टैक्स फ्री है। उसके साथ साथ जो आपकी ग्रेचुइटी और लीव्स भी है वो भी बेसिक सैलरी के हिसाब से ही कैलकुलेट होती है। तो जब आप कोई कंपनी छोड़ते हो और दूसरी कंपनी में जाते हो तो आप ग्रेचुइटी के पैसे भी और आपके जो लीव्स है उसके पैसे भी और ज्यादा मिलेंगे अगर आपका बेसिक बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई जॉब चेंज कर रहे हो तो आपका जो बेसिक सैलरी है वो टोटल जो आपका CTC है उसका कितना परसेंटेज है।
रूल नंबर 7 है 24-10 रूल, जो आपकी जो बिगेस्ट वेल्थ किलर है विच इज कार्स, उसका एंटीडोट है। 2022 के स्टडी के हिसाब से एक इंडियन एवरेज कार बायर का बजट होता है 6 लाख रुपीस, लेकिन कोई भी कार बाय करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि आर यू रियली रेडी टू बाय अ कार, क्योंकि जो उसके बाद के खर्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये जो 24-10 का रूल है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, जिससे आप कार भी बाय कर सकते हो और आपकी वेल्थ भी बर्बाद नहीं होगी। सबसे पहले 20 को समझते हैं। 20% मिनिमम कार का डाउन पेमेंट करना ही करना है। अगर आप 20% से डाउन पेमेंट नहीं करते हो तो उसका मतलब कि आपका जो मंथली EMI है वो और भी बड़ा होगा और आपके ऊपर इंटरेस्ट का खर्चा और भी ज्यादा आएगा। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप डाउन पेमेंट कम करो और बाद में उसको देख लेंगे, लेकिन आप सामने से ना बोलो और हो सके तो 20% से भी ज्यादा डाउन पेमेंट कर लो इसके लिए। 4 मीन्स योर लोन टेन्योर शुड नॉट एक्सीड 4 years, मतलब कि आपको 4 साल से ज्यादा फाइनेंसिंग पे कभी भी अग्री नहीं करना चाहिए। अभी कोई शेडी लेंडर्स होते हैं वो ऐसा भी करते हैं कि 5th ईयर के बाद आपका जो कार लोन का इंटरेस्ट है उसको भी बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत ही दूर रहना चाहिए। जितना ज्यादा लंबा आपका टेन्योर होगा उतना ज्यादा आपका पैसा जाएगा इंटरेस्ट में। 10 मीन्स की आपका जो टोटल कार का एक्सपेंसेस है वो आपकी मंथली सैलरी के 10% से कम होना चाहिए। इसमें EMI, फ्यूल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब कुछ आ गया। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ये 24-10 रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो शायद से आपको वो लैम्बोर्गिनी अभी नहीं लेनी चाहिए। अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। वॉरेन बफेट ने कहा था कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। हाँ, उन्होंने ये स्टॉक्स के पर्सपेक्टिव से कहा था, लेकिन हम उसको रोज बरोज की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी चीज की वैल्यू ये होती है कि उससे आपको क्या मिलता है। जैसे कि आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ कितनी इंप्रूव हो रही है, आपके लाइफ के कौन से प्रॉब्लम सोल्व हो रहे हैं, आपको वो कैसे फील करवा रहा है, ये सब डिसाइड करता है कि उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन प्राइस इज व्हाट यू पे, मतलब कि आप उसको खरीदने के लिए या फिर लेने के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हो। एंड प्राइस वो सिर्फ एक अमाउंट है जो आप पे करते हो वो चीज को लेने के लिए। अभी किसी भी आइटम का ट्रू वैल्यू होता है उससे मिलने वाले फायदे और कॉस्ट का डिफरेंस। अभी मनी सेव करने का ट्रिक वही है कि आपको वो चीज के वैल्यू के ऊपर फोकस करना है, नहीं तो प्राइस पे। जरूरी नहीं है कि हर चीज पे आप बहुत ज्यादा प्राइस पे करो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज की वैल्यू दूसरे के लिए ज्यादा है लेकिन आपके लिए कम है, उसमें आप ज्यादा खर्चा मत करो। अभी इसमें सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा? अग्रेसिवली स्पेंड करो वो चीजों पे जो आपको जॉय देती है और आपको ट्रू वैल्यू देती है, और उन चीजों पे कट डाउन करो जो आपको सही में वैल्यूएबल नहीं लगती है। तो हाँ, अगर 400 रुपए की कॉफी आपको ये दुनिया का सबसे हैप्पी इंसान बना देती है, आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, आप बहुत प्रोडक्टिव बन जाते हो एंड यू फील हैप्पी, देन उस कॉफी का वैल्यू 400 रुपए से बहुत ज्यादा है। देन गो एंड एंजॉय दैट कॉफी। अभी नेक्स्ट है टिप नंबर 8.5। यस, 8.5 बिकॉज ये इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है और ये मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। ये रूल ने मुझे इतना पैसा बचाने में हेल्प किया है कि आप बात मत पूछो। देखो, हर वक्त Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे कुछ ना कुछ सेल चलता रहता है और वो देख के मुझे मन करता है कि मैं भी कुछ शॉपिंग कर लूं, लेकिन ये कंपनीज बहुत पैसा खर्च करती है आपका जो माइंडसेट है वो चेंज करने के लिए। आपको लगता है कि ये देख के मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये देख के, ये सारी रील्स देख के आपको ऐसा लगता रहता है कि यस, मुझे भी कुछ बाय करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज की है। मेरा एक अलग ईमेल आईडी है, जैसे कि janilgoshopping@gmail.com। ये मैं कभी भी कहीं बाहर जाता हूँ या तो फिर ऑनलाइन मुझे ईमेल आईडी मांगते हैं तो मैं ये वाला ईमेल आईडी देती। इससे जो प्रमोशनल कंटेंट होता है वो मेरे मेन इनबॉक्स पे नहीं आता है और इससे बार बार मुझे कुछ शॉपिंग करने का मन भी नहीं करता है। और जब भी मेरा कुछ बर्थडे है या तो फिर दिवाली सेल है और मुझे कुछ सही में बाय करना है, इसके ऊपर जाके मैं लॉग इन करता हूँ और देखता हूँ कि कोई अच्छा कूपन है, कुछ अच्छा डिस्काउंट है, तो इससे आप अपने खुद के टर्म्स पे शॉपिंग कर सकते हो और उसके साथ साथ सेव भी कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।